नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपातकालीन परिस्थिति के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस से बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल व युद्ध की स्थिति के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर रेड अलर्ट जारी है। नेपाल सीमा के रास्ते आतंकी व अराजक तत्वों की घुसपैठ पर तैनात न होने पाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां भी खुली सीमा के मुख्य व पगडंडी रास्तों पर पूरी तरीके से चौकस है। सरहद आर पार करने वालों की सघन जांच की जा रही है। सुनौली सीमा पर किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए एसएसबी व पुलिस के जवान संयुक्त रूप से लोगों की जांच कर रहे हैं। नेपाल से भारत प्रवेश करने वाले सभी वाहनों व उसमें रखे सामानों की सघन जांच हो रही है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं। सरहद आर पार करने वालों के पहचान पत्र जांचने के बाद ही सरहद आर पार करने की अनुमति दी जा रही है। नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आतंकवाद से लड़ाई में भारत के साथ रहने की बात कही है और यह भी कहा कि किसी भी दुश्मन ताकत को अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी धरती उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। इधर सुनौली थाना क्षेत्र के अलावा पर सामलिक, बरगदवा, टूटीबरी, निचलौल, नौतनवा व कुल्हुई थाना क्षेत्र में स्थित नेपाल के आवागमन के रास्तों पर स्थापित चेकपोस्ट व पुलिसकर्मियों व एसएसबी जांच में जुटे हैं। सीमाई गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस निगरानी में है, जिससे कोई भी संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने न पाए। एसएसबी जवान की गश्ती टीम पगडंडी रास्तों से आवागमन करने वालों की जांच कर रही है। महाराजगंज अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने कहा कि मिशन सिंदूर को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। किसी भी अराजक गतिविधि से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं भौगोलिक ही नहीं रणनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हैं। ये क्षेत्र चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से सटा है और हालिया घटनाक्रमों के चलते यहां पर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की तैनाती को भी और मजबूत कर दिया गया है और म्यांमार में जारी सैन्य संघर्ष के चलते वहां से सटे इलाके विशेषकर मिजोरम और मणिपुर में शरणार्थियों की आवाजाही और उग्रवाद की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत म्यांमार सीमा 4 राज्यों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398, मिजोरम 510। भारत बांग्लादेश सीमा किन राज्यों से सटी है वो भी हम आपको बताएंगे और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ में हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जीएस चौहान हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स। मौसमी के सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट। संजीव केरनी, वरिष्ठ पत्रकार। कश्मीर अशोक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार। गिरधर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेशानंद गिरी, संयोजक विश्व शांति अभियान। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब का रुख कर लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आपका। अली शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से अलर्ट और तैयारी भारत की इस बार दिख रही है। देखिए, हमने उनके आतंकी लॉन्च पैड्स को बस निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं करा। हमने, वो बात की बात है, वो बाद में हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई भी करने के लिए या तो
जो हमने किया, इनके आतंकियों ने हमारे मासूमों की जान ली, निर्दोषों की जान ली, निहत्तों की जान ली। बहुत आक्रोश, क्रोध था सब में। पाकिस्तान ने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, लेकिन उनपे भारी पड़ा वो बात। कोई नहीं, कौन करेगा ऐसे? नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, नहीं, कोई नहीं करता ऐसा। तो वही बात इन पे भारी पड़ गई, हमारी एकता बढ़ गई। ठीक है सर, अभी तैयारी पूरी है। जी हाँ, ठीक है सर। मौजूद- हाँ, जी। लौटते हैं आपके पास। तैयारी पूरी होने की बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का रुख कर लेते हैं, फॉरवर्ड डिप्लोमेट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान का अगला कदम क्या लग रहा है, क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी बर्बादी खुद लिखी है, क्या भारत उसी राह पर आगे बढ़ेगा और इस बार मिशन भारत का बड़ा है? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा हमने पड़ोसी समझा है और उसको हमेशा जो सम्मान दिया जाना चाहिए था दिया जाता रहा। लेकिन इतिहास गवाह है, आज़ादी के समय से ही, आप 1947 से ले लीजिए, 1949 तक एक कबायलियों के रूप में हमारे कश्मीर में घुसे। उसके बाद आप देखेंगे 1965 में सिवालकर के रूप में पाकिस्तानी घुसे, उनकी फौजें। और उसके बाद 1971 का आप देखिए, पूरी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 1970 देखिए आप, उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 में पुलवामा हुआ। लेकिन ये लोग कभी भी बाज नहीं आए। और लास्ट जो अभी मैं मिस्टर अली कह रहे थे इस बात को, डिफेंस एक्सपर्ट, कि यहाँ पर लोगों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई और नाम पूछा, यानी सीधी साजिश है कि हमारा जो हमारा प्रदेश है जो अब सुकून में है। पहले जो वहाँ इतना अनरेस्ट हुआ करता था कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, वहाँ की जनता शांति चाहती है, वहाँ अपना पैसे कमाना चाहती है। तो जो कई सौ करोड़ का बिजनेस हुआ था लास्ट ईयर, वो भी उन सबकी निगाह में होगा। इसीलिए उन्होंने इस तरह का आके पुलवामा में 25 में किया और करके वो भाग गए। वही सोचते थे कि उनको कोई छोड़ देगा, लेकिन हमारा देश कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, न इनको कभी पीछे छोड़ा है। और हमेशा आपने देखा कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। हमने जितने भी हिस्ट्री के जो पास्ट के हैं ईयर्स उनमें गिनाया और हमेशा हम लोगों ने इनको टाड़ा है। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त ये खुद अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जितना ये हमसे पंगा लेंगे उतना ही हम उनको आशीर्वाद देंगे, और उतना आशीर्वाद दिया तक ज्यादा नहीं दिया गया। इनके लॉन्च पैड खत्म कर दिए गए, इनके आतंकवादी खत्म कर दिए गए, इनकी गतिविधियों पे रोक लगाई। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं, जी.एस. चौहान साहब हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स से, उनका भी रुख कर लेते हैं। उनसे जानेंगे विस्तार से और करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां पर कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौजूदा हालातों को लेकर एमईए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दे सकती है। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जा सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जानकारी साझा कर सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार बने में जी.एस. चौहान साहब का एक बार फिर से रुख करेंगे। चौहान साहब, आवाज मिल रही है? जी मैडम, जी। चौहान साहब, लगातार देखिए, अगर हम बात करें हालातों को लेकर, हालात भारत के लिए फिलहाल ठीक है। हालांकि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जरूर एक नुकसान हम कह सकते हैं उठाया है हमने। तस्वीरें आई हैं, तबाही की तस्वीरें आई हैं, कई जगहों पर कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं। लेकिन सर, बदला जरूरी है, क्योंकि भारत कभी भी पहल नहीं करता। भारत हमेशा जवाब देने में विश्वास रखता है, और जवाब भी तब देते हैं जब अति हो जाती है। और इस बार अति कर दी गई थी, और अब भारत सहने वालों में से नहीं है। इस बार एक्शन से बिल्कुल साफ कर दिया है भारत ने। थैंक यू ऑनरेबल एंकर गरिमा मैम एंड माय ऑल रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट।
एंड आपके चैनल को देखने वाले सभी जनता को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैडम गरिमा, ये जो पागल कुत्ता होता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक इसी तरह हम लोगों की तरफ से एक भी गोली, इतने दुष्परिणाम 26 लोगों को धर्म पूछ करके उनको मारा गया, इसके बावजूद भी हमारे देश ने, हमारी फौज ने एक भी गोली पाकिस्तान की तरफ नहीं करी, लेकिन उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया और हमारे भारतीय नागरिक जो सीमा में हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग भी बहादुर हैं। मैंने कल एक का स्टेटमेंट सुना था कि ये चलता रहता है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सीमा पर रहने वाले व्यक्ति लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मनोबल हमारे देश के लोगों का है, और हम सब, पूरा देश उनके साथ है और सरकार तो रहेगी। बिल्कुल, तो पूरा देश सेना के साथ में है। तो आप कुछ नहीं कर सकते। नॉन प्रोफेशनल फौज कुछ भी कर सकती है। हमने बांग्लादेश में देखा कि वहां की महिलाओं को पाकिस्तान की फोर्सेस ने कितनी बेइज्जती करी थी, मैंने प्रैक्टिकली अपने आंखों से देखा हुआ है। तो ऐसी फोर्सेस के बारे में कुछ कहना, उनके बारे में क्या कहें, तो ये कुत्ते से भी बदतर है। ठीक है सर, लौटेंगे। मैडम, हाँ मैडम, एक बात और, हाँ, बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं गजवाए हिंद। भारत ने पहली बार पलटवार करके गजवाए इस्लाम नहीं किया, गजवाए मुसलमान नहीं किया, लेकिन गजवाए पाकिस्तान होने वाला है। धन्यवाद। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए मौसमी के सचदेवा जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मौसमी साहब, क्या लग रहा है? बहुत स्वागत मैम आपका। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हम लगातार उस पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो रिएक्शंस आ रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो बौखलाए हैं, कितनों का तो खात्मा भारत ने इस ऑपरेशन के थ्रू कर दिया है, लेकिन जो बचे खुचे हैं वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में भगदड़ जैसे हालात हो चुके हैं भारत की इस कार्रवाई के बाद में। और क्या लग रहा है कि अब अगला कदम क्या होने वाला है? भारत की ओर से ये जो शुरुआत हुई है वो कहां तक जाएगी? देखिए, सबसे पहले भारत की तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई, जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हम कह लें। अभी सेकेंडली ये जो पाकिस्तान ने हमारे तरफ जो सिविल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अटैक किया है, उसका तो रिटेलिएशन हम सबको पता है। आई डोंट हैव टू गिव द न्यूज टू एनीवन हियर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, हमें पता है बीएलए ने क्या किया है, क्वेटा में दे ऑक्यूपाइड, उन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया है, और वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है वो, और इतने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ऑक्यूपाई कर लिया है आज बीएलए ने। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि पाकिस्तान टूटने वाला है। उसके बाद देखिए, अभी रिसेंटली टीटीपी ने भी वहां पे अटैक कर दिया है। सो पाकिस्तान और वहां के जो नॉर्मल जनता है, आवाम है, वो भी सड़क पे आ चुकी है। सो इंटरनली पाकिस्तान इंटरनली ट्रैप्ड ऑलरेडी थे, और इस बार इन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दिया। आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान शायद अपना इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान घोषणा कर दे इस अपॉर्चुनिटी को लेके। टीटीपी में ले तो अटैक करके अफगानिस्तान की तरफ ये ट्रैप हो ही चुका है। बाकी भारत के तरफ से देखिए, अभी मीटिंग होने वाले हैं 5:30 बजे से, फॉरेन मिनिस्टर लेने वाले हैं, तो वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से नहीं रुके तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। इनफैक्ट एक क्लियर आर्टिकुलेशन होगा कि किस रेड लाइन, हमारा रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली इंडिया सॉवरेनिटी को कोई इट्स नॉन लाइक नेगोशिएबल, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो तो हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस तरह से अगर वो पाकिस्तान अगर एस्केलेट करते हैं तो रिटेलिएशन किस तरीके से भारत देंगे, उसका भी डिस्कशन होगा। एंड एक ग्लोबल मैसेजिंग भी होगा, डिप्लोमेटिक मैसेज होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी पाकिस्तान को दिख रहा है कि अभी भी वो सीज फायर वायलेट कर रहे हैं। इस तरीके से करेंगे तो अपना विनाश वो खुद ही बुला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दे आर लाइक IMF के उसमें पैसों में जी रहे हैं, और चाइना को अभी भीख मांग रहे हैं। वहाँ ग्लोबली वो अब कटोरा लेके ही घूम रहे हैं, हम सबको दिख रहा है। चाइना भी साइलेंटली साइड हो गए हैं।
तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है। वो कह रहे हैं कि वो बैंकक्रप्ट है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अपने टेरर कैंप्स को शट डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। सो ग्लोबली उन्होंने अपना फेस को ब्रॉडकास्ट कर दिया है। आई थिंक इट इज हाई टाइम, आज अभी मीटिंग होगा तो शायद देयर विल बी एन अपील टू द पावर ग्रुप्स लाइक FATF हो गया, UN हो गया, EU हो गया, इन सब में शायद एक अपील होगा कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। और इनफैक्ट लाइक ये भी डिस्कशन होगा, क्योंकि हमारे मिनिस्टर एक्सटर्नल मिनिस्टर ने पाकिस्तान से बात किया, ईरान से बात किया, तो गल्फ कंट्रीज से भी बात किया है। तो उसका क्या है, क्योंकि पाकिस्तान हैज टू होल्ड लाइक टू हेल्ड रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल द टेरर एक्टिविटीज। ठीक है मैम, देखते हैं पाकिस्तान कैसे रिटालिएट करते हैं एंड देन वी विल सी आवर एक्शंस। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में शैलेशानंद गिरी जी हैं, संयोजक विश्व शांति अभियान की ओर से। बहुत स्वागत शैलेशानंद जी, आपका क्या कहना चाहेंगे सर वर्तमान के हालातों पर? देखिए, जब युद्ध होता है नुकसान होता है, हम इस बात, भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक वक्त आता है जब आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। जब निर्दोषों की जान ली जा रही हो, तब ऐसे में आपका बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और भारत ने वही किया है। इस ऑपरेशन का नाम ही कहीं ना कहीं भारत ने दिखाया कि सिंदूर हमारी संस्कृति में कितना शक्तिशाली है और कितना सम्मान उसका है, और उसके बदले के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल गरिमा जी, देखिएगा भारत का जो सनातनी परिप्रेक्ष्य है वो स्वतः ही शांति का पर्याय है, पर हमें ये स्पष्ट रखना होता है कि शांति कौन सी। एक शांति हो जो कि मरघट के मुर्दानगी वाली शांति हो, जहाँ पर बड़ी वीरानगी हो। दूसरी शांति हो जहाँ पर चिड़िया चहचहा रही हो, बच्चे खेल रहे हो, और जितने लोग हैं बड़े शांति से अपने जीवन सुखद जीते हो। तो शांति के दो स्वरूप हैं, और जो पहली शांति मैंने जो बोली वो शांति हम देख चुके, हम दिखा चुके विश्व को। हमने उसको देखा है कि 5000 साल के इतिहास को पढ़ते तो 15,000 से ज्यादा युद्ध और क्रांतियां हुई। उनमें सबसे ज्यादा चर्चित यदि कोई कथानक है तो वो है महाभारत का, जिसके अंदर कितने लोग मरे, कितना भीषण युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद में भी ज्ञान निकल करके आया कर्मवीरता का, कर्म का, जिसके अंदर परस्पर सद्भाव का मार्ग था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव था, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव। दूसरा हमने देखा कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक को अंततः अपने हथियार डाल करके उन्होंने भी शांति का मार्ग को प्रशस्त किया, उसको अपनाया। हमने देखा पाकिस्तान जितनी बार भी लड़ा, वो जब भी लड़ता है उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है या उसके साथ कोई दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल चौहान के बात से मैं सहमत हूँ, किंतु एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, जानवरों के साथ में भी इस प्रकार के मानवों का तुलना करना भी जानवरों का अपमान है, क्योंकि इन लोगों ने तो सदैव से मानवता के ऊपर कलंक बन करके दिखाया है पूरे विश्व के समक्ष। हम देखते हैं जब हम महादेव का चिंतन करते हैं तो महादेव ने तो देवताओं को भी बड़ा सरलता से रखा, उन्होंने उन्हें भी वरदान दिया कि चलिए कर्मवीर बने रहिए पर सतमार्ग पे चलिए, अन्यथा तुम्हारा कर्म तुम्हारी गति को निर्धारित करेगा। अब वो सदगति होगी या दुर्गति होगी। तो देखा देवताओं को दुर्गति की प्राप्ति हुई, वहां तीसरी आंख के कई पर्याय बने। इस बार उन्होंने हद कर दी कि जब हमारे देश के अंदर बिना किसी धार्मिक विमर्श के हम सब शांति से जीते हैं, मैं फिर उपयोग कर रहा हूँ, शांति से जीते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र वैदिक हिंदू धर्म जिसने विश्व के किसी भी हिस्से पे धर्म के आधार पर आक्रमण नहीं किया। इन्होंने धर्म का नाम लेकर के आक्रमण करके बहुत बड़ा एक जहर बोलने का, एक संदेश देने का प्रयास करा। तब स्पष्ट है कि इनके यहाँ पर थोड़े दिनों की मरघट की शांति देना आवश्यक है, ताकि वास्तविक मानव उनके यहाँ से निकल करके आए और वो नेतृत्व करे। और याद रखिएगा, देखिएगा, एक संत के रूप में मैं कहूंगा, जिस सभ्यता के अंदर पुरुष नारी बच्चा बुजुर्ग कोई भी हो उसको दबाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में सर्वाधिक दमन जो हुआ है वो नारी का हुआ है। इस राष्ट्र की नारियां बुर्का उतार करके उसी बुर्के में लपेट करके इनके सैनिकों को, इनके राजनयिकों को मारेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक स्पष्ट बात है कि जब भी प्रेम सद्भाव शांति की बात होती है, ये कहीं ना कहीं बम फोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मूर्खता, इनकी जाति को उजागर कर देते हैं, इनकी नियति को उदाहरण कर देते, और इनकी नियत तभी निर्धारित होती है कि उनकी नियत गंदगी वाली है। तो हम स्पष्ट है कि इनके लोग हमसे तुलना करने की बात भी करेंगे तो हास्यास्पद है। विश्व हंस रहा है इनके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि विश्व हंस रहा है। विश्व को अब ये उस स्थिति पर है कि विश्व को इनकी चिंता भी होने लगी है, विश्व को इनकी चिंता भी होने लगी है, क्योंकि आम आदमी के साथ जो हो रहा है ना,
वो वाकई, और ये इसके खुद जिम्मेदार हैं, इन्होंने आतंक को पनाह दिया, ये पनाहगार बने, उसके बाद से लगातार इनके जो नापाक मंसूबे हैं, आज वही वजह है कि आखिर भारत को इतना सख्त जवाब देना पड़ रहा है। चौहान साहब आते हैं आपके पास में, थोड़े और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, माफी चाहेंगे एक भी प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं है। अशोक चौहान साहब का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अशोक जी, इस बार चर्चा ये भी बहुत तेजी के साथ में हो रही है कि इस बार पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बिगड़ने वाला है। वैसे तो आमतौर पर हम एक कहावत के तौर पर इन बातों का इस्तेमाल करते हैं कि इस बार नक्शा बिगड़ जाएगा, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ठीक है, ये कहावत नहीं है उनके लिए, ये सटीक साबित होने वाली स्थिति में है पाकिस्तान। देखिएगा, क्या कुछ अंदर बाहर हो सकता है सर, क्या लग रहा है आपको? हाँ, भारत जो है सदैव से ही शांति प्रिय और धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। कभी भी उसने किसी के देश में या प्रदेश में या कभी किसी देश में जो उसने कोई किसी तरह का वो नहीं किया है, कभी घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान शुरू से ही उसकी नीयत और सीरत में दोनों में ही हमेशा फर्क रहा है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों को पालने वाला पोषने वाला देश रहा है और हमेशा से ही उसके जो रही है कि आतंकवादियों के सहारे से ही वो अपना देश चलाना चाहता है, करता। इस तरह की घटनाएं जो समय समय पे वो अंजाम देता रहा है। देखिए पहलगाम है, पहलगाम की जो घटना हुई है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना, उनको मारना, ये करना, और वो भी साथ में धर्म पूछकर। देखिएगा धर्म पूछकर तुम किसको मार रहे हो? हैं वो देशवासी हैं, पहलगाम आए हैं, अपना जो उनको और अपना जम्मू कश्मीर को जो है उनको बिजनेस देने के लिए, उनको पूरा व्यवसाय देने के लिए आए हैं। उसके बाद में जो है उन निहत्तों की हत्या कर दी जाती है और पाकिस्तान एक शब्द नहीं बोलता, और दूसरे जो है और इधर उधर की बेवकूफी और अपना जो है पागलपन जिसको बोलते हैं उसको करने की कोशिश करता है। देखिएगा कभी भी भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया और नहीं कभी किसी की उसने जो है जमीन दबाई, पर फिर जब ये अपने सर उठाने लगा है, आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है, तो फिर भारत क्या करेगा? वही करेगा जो अब हुआ है। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, ऋषि मुनियों के जो उनसे करके जो है आगे बढ़ता रहा है। आज के टाइम में नरेंद्र मोदी एक किसी ऋषि और किसी उससे कम नहीं है। अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने जो देशभक्ति और देश के लिए लगा दिया है। उसको देखना चाहिए था कि भारत में कौन आदमी जो सत्ता चला रहा है, कौन आदमी जो किसका कर रहा है, जो उसने इस तरह की जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और देशवासी और देश उसे या हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने पे गोलीबारी की है, वो भी अपने पास अपने ही हद में रहकर, अपनी सीमा में रहकर, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसा है। हाँ, पाकिस्तान जरूर भारत के अंदर घुस के जो है कोशिश कर रहा है, पर उसकी इन कोशिशों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरा देश एकजुट है, पूरे दल एकजुट है, पूरे विश्व एक अपना भारत की तरफ देख रहा है कि भारत क्या कार्रवाई करता है। भारत ने कार्रवाई की है अपना आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, और उनके जो आका जो बैठे हैं पाकिस्तान में, जो उनको दिखाने के लिए ऐसा भी होता है और ऐसा होगा। अगर भारत किसी भी तरह से भारत को किसी भी तरह से पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सेनाएं जो हैं जल थल वायु पूरी तरह से सक्षम है उसको सही और माकूल जवाब देने के लिए और माकूल समय पर। पाकिस्तान के पास है क्या, आप ये बताइएगा। जब सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में तुम्हारे 2 टुकड़े हो लिए, कारगिल तुमने छेड़ा, पुलवामा तुमने छेड़ा, उसके बाद में तुम्हारा हुआ क्या? तुम्हारा यही हासिल होगा जो पहले अब तक होता आया है।
अगर इस बार ज्यादा बदतमीजी या ज्यादा कुछ बिल्कुल। करने की के तो उसको उसका सबक हमारी सेनाएं उसी के ही लहजे में और उसी सिखाई के रही ही है, अपनी बिल्कुल सबक जुबानी उसी के लहजे में इस बार सेनाएं सिखाने को तैयार है। ठीक कह रहे हैं अशोक साहब आप कि बिल्कुल उसी लहजे में सबक सिखाया जा रहा है। लौटेंगे सर अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हाई अलर्ट को लेकर, क्योंकि लगातार भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गिरधर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार पाकिस्तान को उस हद तक जाना ही होगा और जो अब तक वो करता आया, क्योंकि इसके पहले हम देखें वो हमेशा ये कहता आया कि हमने आतंकियों को पनाह नहीं दिया। वो तो ये भी कह रहा था कि उसामा बिन लादेन उनके पास में नहीं छुपे थे। हालांकि ओबामा ने बड़ी कार्रवाई किस तरीके से उसामा पर की वो हम सब ने, दुनिया ने देखा। और इस बार किस तरीके से भारत ने बड़ा एक्शन लिया, आतंक के ही खिलाफ ये एक्शन था। यानी इस बार तो स्वीकार करना ही पड़ रहा है और दिखा भी रहा है वो अपने आतंकी कारनामे। बिल्कुल सही कह रही हैं गर्मा जी आप। और इस बार तो हद हो गई कि उन्होंने आतंक का स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने आतंक के स्वरूप को धर्म प्रधान बना दिया। उन्होंने धर्म पूछकर जो आतंक का ये नया रूप बनाया है, इसको ये बर्दाश्त नहीं है। मैं तो कबीरदास जी का जो दोहा याद आता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि जो अति हो जाए, देखिए आतंकवाद सब देशों में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इसका स्वरूप बदलकर हमें लड़ा देना आपस में। जो हमारा धर्म प्रधान देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रह जाते हैं, उनकी योजना थी इस बार की इसको ऐसा स्वरूप दिया जाए कि आतंक मच जाए गांव गांव में, शहर शहर में, लोग लड़े हिंदू मुस्लिम। इसलिए उन्होंने ये पूछा। और जो मोदी जी ने जो सिंदूर नाम रखा है ना, मैं इसके लिए जिसने भी ये नाम प्रायोजित किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा नाम दिया है कि आपने पूरा कवर कर लिया उसको, पूरे युद्ध को, या पूरे जो अभी युद्ध तो नहीं कहेंगे, उसकी कार्रवाई को, जो हम उसके बदले की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ, उसको उन्होंने कवर कर लिया कि हम उसका बदला ले रहे हैं जो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तकाजा है वक्त का, तूफान से जूझो, तकाजा है वक्त का, तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अब बताइए कब तक हम सहन करेंगे। तो अब तो समय आ गया है बदला लेने का, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा काम इन्होंने हमारी सेनाओं ने किया है। मैं सेना को सलूट करता हूँ उत्तराखंड की भूमि पे, क्योंकि हमारी जो भूमि है उत्तराखंड की, आपको पता है, यहाँ पर हमारे घर घर में फौजी है, हमारे घर घर में यहाँ पर शहीद हैं, शहीदों के घर हैं। तो हम लोग तो इसी बीच में पले बसे हैं, हमारा उत्तराखंड। तो हम लोग तो सलूट करते हैं इस कार्रवाई को। और पूरा देश एक होकर, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या हर धर्म के लोग हो, सब लोगों ने मिलकर इस कार्रवाई को बहुत शाबाशी दी है सरकार को, और खासतौर से फौज को, सेना को, जिन्होंने डोभाल जी को तो मैं खासतौर से वैसे डोबर बोलते हैं हम लोग, यहाँ डोभाल बोलते हैं उन्हें। इतनी अच्छी योजना बनाई उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ आतंकवादी के जो वहां पर संगठन थे, जो जिनके की जगह थी वहां पर, जहां पर वो ट्रेनिंग दिया करते थे, उन्हीं सेंटरों पे अटैक किया। अभी जनता पर भारत इतना विवेकशील देश है, उसने अटैक ऐसा नहीं किया कि जहां पर जो है जनता को नुकसान हो। सिर्फ आतंकवादियों को, फौजी संस्थानों को, जैसे एयरबेस का उन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया पाकिस्तान का। तो कितनी उन्हें दिक्कत आएगी एयर फ्लाइट उतारने में और अपने अटैक करने में, जो एयर सिस्टम उन्होंने नुकसान किया है। तो इस तरह से भारत बड़ा धैर्यशील देश है, बड़ा वैसा देश है, शांति प्रिय देश है। लेकिन उसको, जैसे मैंने कबीरदास जी ने कहा, अति जब हो जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं पूरी सरकार के साथ साथ अपनी फौज को सलूट करता हूँ। उन्होंने नाम भी बहुत अच्छा दिया, सिंदूर। और आप देखिए चाइना ने भी हाथ खींच लिया। आप देखिए चाइना जो है, जो जिसके बल पर चाइना के, जो आपने वो देखी लिया फ्लाइट उनकी, जो सबसे मजबूत उनकी जो उन्होंने खरीदन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो सबसे मजबूत चाइना की सबसे बढ़िया जो उनका एयर स्ट्राइक जो जहाज था, उसको उन्होंने, भारत ने
नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने दोनों को गिरा दिया अब हमारे इंडिया में। तो कुछ नुकसान सर, नहीं कर पा चाइनीज रहा गुब्बारे पाकिस्तान। हैं, भारत तो के लिए आसान है। चाइनीज गुब्बारे हैं, भारत के लिए आसान है फोड़ना। बिल्कुल वही गुब्बारे की तरह ये हेलीकॉप्टर और जहाज उनके जो है फेल हो रहे हैं। हाँ। और जो उनके हाथ में कटोरा लेकर अब उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो सब जगह से भीख भी मांगने लगा। बिल्कुल, अभी वो स्थिति आ गई है। सुबह तो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद में डिलीट भी कर दिया गया और कह रहे हैं कि फेक न्यूज थी। वो इसलिए कि सिंपैथी गेन करने की। Exactly. हम लोग आए हम लोग गरीब हैं, जैसे गरीब के प्रति सिंपैथी होती है, वो अपने को गरीब और असहाय मुल्क महसूस कराना चाह रहा है। विक्टिम दिखा रहे हैं सर। कल से ही हमने देखा कि कुछ इस तरीके से बड़े बयान सामने आए अधिकारियों के, या लगातार उनके जो रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान आए थे वो ऐसे ही थे। ठीक है सर, लौटेंगे आपको, लेकिन उससे पहले सीधा रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने का सुनाता है। To switch off mobile phones before I begin. Ladies and gentlemen, I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Mishri, in developments around operations in Sindhpur. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. थैंक यू रणदीप। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सबका सके। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग कर इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान की एक यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थल पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवा क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रहे हैं। हाईलाइट किया गया है विमान साइनस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं कि डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8th 9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songar drone of Ki. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One drone was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came forward. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IP between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the Asian Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. Thank you, Colonel Qureshi. Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से को
कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इनों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that a Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are versed in such action as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddhant. Siddhant, please. Hi, sir. I'm Siddhant from Beyond. Sir, so this is Siddhant, behind, please. The others. Yes. Hi, sir. I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it been or not? If you can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. We have a question here, Rishabh. So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious place being hit in Jammu. There's another religious place which is Carmelite Nun church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain that to us. Actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident.
during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. School happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. Your question here, Pranay. सर प्रणय उपाध्याय अमर से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर टिप्पणी की थी। उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के इन अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड एज सच I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दिया है। Siddhant. Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversation during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago,
The External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act, Pahalgam. One last question, Sudhi. Sir, Foreign Secretary, thank you for doing this. Shudhi Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, India struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of was journalist Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you. हमले में कुछ जवान जख्मी हुए, यह अहम खबर। पाक के हमले में कुछ जवान जख्मी हुए, ज्यादातर ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आई हैं। पाक ने तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें, महत्वपूर्ण बातें जो थी वो सामने रखी गई हैं। लेहर सरक्रीक तक ड्रोन से हमले हुए हैं। तो पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने अपने सिविलियन को ढाल बनाया। भारतीय वायुसेना ने जवाब देने में संयम दिखाया। ड्रोन के बठिंडा एयरबेस पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई। तो भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात है, ये जानकारी दी गई। भारत ने सारे पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। 8 से 9 मई की रात को पाक ने दोबारा गुस्ताखी की है। रात को पाक ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। MEA के द्वारा यह जानकारी दी गई है। तो भारत ने 4 जवाबी ड्रोन लॉन्च किए हैं। यह अहम अपडेट, अहम जानकारी MEA के द्वारा दी गई है। भारत ने नागरिक विमान को नुकसान होने नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। पाक ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया है। भारत के जवाब का एक एडी रडार ध्वस्त। पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। MEA के द्वारा यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने पुंछ गुरुद्वारे पर हमला किया है। सिविलियन को निशाना बनाया पाकिस्तानी सेना ने। पाक ने कहा भारत ने अपने शहरों पर हमला किया है।
करतारपुर कॉरिडोर बंद किया गया है, एमईए के द्वारा ये जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया है। पाकिस्तान ने हमले में 2 छात्रों की मौत हुई है। पाकिस्तान के हमले में 2 छात्रों की मौत हुई है। कल रात भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए, ये जानकारी एमईए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। पाक ने सैन्य ठिकानों के संग आम नागरिकों पर ड्रोन से अटैक किया है। तो एमईए के अमेरिका ने आतंक के खिलाफ समर्थन दिया है। तो मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।